वो जो एक फिल्म थी। आपके साथ हूं आज मैं, आशीष। नमस्कार। दोस्तों, 1953 में एक अनजान से निर्देशक ने दर्शकों के सामने रखा अपना पहला शाहकार। इस फिल्म ने न केवल सबसे अच्छी फिल्म के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार पाया, बल्कि निर्देशक को पहला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब भी दिया गया। 1953 में प्रदर्शित हुई इस फिल्म को अखबारों ने कुछ खास तरजीह नहीं दी, या यूं कहे कि नजरअंदाज सा किया। निर्देशक, निर्माता काफी निराश हो गए, यहां तक कि उन्होंने नए नए स्थापित फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में जाने से मना कर दिया। यह भी अजीबोगरीब है कि उस रात घोषित 5 में से 2 पुरस्कार इसी फिल्म को मिले। यही फिल्म अंतर्राष्ट्रीय कांस फिल्म महोत्सव में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म भी बनी। इसके अलावा कार्लोवी वेरी फिल्म समारोह में सामाजिक प्रगति के लिए पुरस्कार भी इसी फिल्म को ही मिला। फिल्म का खिताब यानी टाइटल, उसका शीर्षक रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता दुई भीगा जोमी से लिया गया है। पहचान गए होंगे अब तक आप हमारे श्रोता एफएम गोल्ड के कि भाई आज हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर क्लासिक फिल्म दो भीगा जमीन। हिंदी और बांग्ला फिल्म जगत के महान निर्माता निर्देशक बिमल रॉय ने जब अपना स्वयं का प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया, तब इसके तहत उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई थी वो थी दो भीगा जमीन। इस फिल्म का प्रदर्शन भारतीय पर्दे पर कलात्मक और यथार्थवादी रूप से एक ऐतिहासिक घटना थी। दोस्तों, वर्ष 1953 में निर्मित यह फिल्म न सिर्फ कलात्मक रूप से काफी सराही गई, बल्कि व्यावसायिक रूप से भी बेहद सफल रही। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान भी बहुत मिला। फिल्म के विषय में यह कहा जाता है कि ये एक समाजवादी फिल्म है और भारत के समानांतर सिनेमा के शुरुआती दौर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के संगीतकार सलील चौधरी थे, गीतकार शैलेंद्र, कैमरा पक्ष संभाला था कमल बोस ने, नृत्य निर्देशक थे प्रेम धवन और संपादन यानी एडिटिंग का पदभार संभाला था ऋषिकेश मुखर्जी ने। बिमल दा की इस क्लासिक फिल्म की अगर अदाकारी की बात की जाए तो अभूतपूर्व बेजोड़ कलाकार बलराज साहनी इस फिल्म के केंद्रीय कलाकार रहे। उनके साथ थी निरूपा रॉय, रतन कुमार, नाना पलसीकर, नासिर हुसैन, मीना कुमारी, जगदीप और छोटी सी एक पासिंग आउट जिसे कह सकते हैं भूमिका में थे महमूद। जी हां, मशहूर हास्य कलाकार महमूद। शुरुआती दौर की ये फिल्म है उनकी, और आज हम इसी फिल्म की बातें करेंगे, इसकी कहानी के बारे में जानेंगे, वो जो एक फिल्म थी के तहत। तो सुनते रहिए एफएम गोल्ड, जो है खरा सोना। तक तगिन तगिन गिन गिन रे गुरु तक 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 तगिन तगिन गिन गिन रे जग 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 जगिन जगिन गिन गिन रे गुरु जग जग गुरु जग जगिन गुरु तक तक गुरु जग जगिन गुरु जग जग गुरु जग जगिन गुरु जग जग जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हटी सुनरिया बन के दुल्हनिया। एक लगन बुझी एक लगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी आया आया रे आया आया रे आ। बैठना तू मन मारे, गगन तले जा पवन चले, आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। आजा
अगन बुझी एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी। या 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 या। ऐसे बीज बिछारे चैन उगे दुख दर्द मिटे। ऐसे बीज बिछारे दुख चैन उगे दुख दर्द मिटे। नैनों में नाच रे सपनों का धान हरा, नैनों में नाच रे सपनों का धान हरा। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया हो। एक अगन बुझी एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी। आय 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 सालों बाद ये बरसे हैं मेघ और जमकर बरसे हैं, लिहाजा गांव में बेहद खुशी का आलम है। और क्यों ना हो, सभी किसान खुश हैं कि अब उनकी फसलें जो हैं लहला उठेंगी। शंभू भी बहुत खुश है, उसका परिवार भी खुश है। शंभू जो चरित्र निभाया बलराज साहनी साहब ने, एक गरीब किसान है जिसके पास पूरे परिवार का पेट पालने के लिए सिर्फ 2 बीघा जमीन ही है। उसके परिवार में उसकी पत्नी पार्वती यानी पारो, जो निरूपा रॉय ने निभाया ये किरदार, बेटा है कन्हैया यानी रतन कुमार, और बाप गंगू यानी नाना पलसीकर, और एक आने वाली संतान है। ये हुआ मेघ आए खुशियां आई, लेकिन ये खुशियां क्षणभंगुर की थीं, थोड़े समय के लिए थी। उसके बाद फिर वही सूखा, लगातार कई साल तक गांव में सूखा पड़ गया और शंभू जैसे गरीब किसान बदहाली का शिकार हुए। और उसी गांव में एक जमींदार है ठाकुर हरनाम सिंह, जो किरदार निभाया मुराद ने, जो शहर वालों के साथ, शहर के जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ मिलकर अच्छा मुनाफा कमाने के लिए अपनी विशाल जमीन पर एक मिल खोलने की योजना बनाता है, जो कि गांव में ही है। और उसकी जमीन जो है उसके लिए वो उन लोगों को साथ लेकर आता है, उन्हें दिखाने के लिए कि भाई देखो ये जमीन है, इस पे मिल लगाओ और खूब पैसा बनाओ। बस अड़चन एक ही है कि उसकी जमीन के बीचों बीच शंभू की 2 बीघा जमीन भी है। ये जमींदार जी की मोटर आज यहाँ कहाँ? इन्हीं दिनों यहाँ इनकी मोटर को पहले भी 2-1 बार देखा है। जमींदार जी के साथ जो 2-3 आदमी हैं वो शहरी मालूम होते हैं। तब तो जादव ठीक ही कहता था, जमींदार जी यहाँ एक मिल बनाना चाहते हैं। ये क्या एक नई मुसीबत? तब तो हम सबको खेती बाड़ी हटानी पड़ेगी। अरे भाई, जमीन जमींदार जी की, वो जो चाहे सो करें, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? लेकिन सारी जमीन तो जमींदार जी की नहीं है। बीच का ये 2 बीघे का टुकड़ा तो शंभू का है। शंभू अगर अपनी जमीन न बेचे तो यहाँ मिल बन ही नहीं सकती। क्यों रे शंभू, तू बेचेगा अपनी जमीन? पागल हो गया हो क्या? मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचूंगा। नहीं बेचेगा? अजी उसका बाप बेचेगा। जाएगा कहाँ? उसकी चोटी तो मेरे हाथ में है। लेकिन आज के किसान किसान नहीं रहे, सब आदमी बन गए हैं। चोटी कटाकर भाग जाएंगे और आपके हाथ में कड़ी चुटिया ही रह जाएगी ठाकुर साहब। अजी नहीं, वो तो मेरी मुट्ठी में है। मैं आज ही सब बंदोबस्त किए देता हूँ। हाँ, आप कर ही लीजिए। बीच का ये टुकड़ा न मिलने से हमारा इतने दिनों का प्लान सब टर्टर फंस हो जाएगा। देखिए ना, हमने तो प्रॉस्पेक्टस भी छपवा लिए हैं। द ग्रेट जनता मिल्स लिमिटेड, चेयरमैन रईस आजम ठाकुर हरनाम सिंह जी। हमारी तो पूरी तैयारी है ठाकुर साहब, बस जमीन मिलने ही की देर है। अजी जनाब, जमीन की कोई फिक्र नहीं। फिक्र तो इस बात की है कि आपके साथ बिजनेस करने में घर के बहुत से पैसे को बाहर करना पड़ेगा, और वो भी इस जमाने में। लेकिन ठाकुर साहब, पैसा ही पैसे को खींचता है। इसके अलावा सरकार अब जमींदारी को तो रहने नहीं देगी, फिर इंडस्ट्री की तरफ ही क्यों न कदम बढ़ाया जाए ठाकुर साहब। कहावत है ना, वाणिज्य वस्ती लक्ष्मी। मिल लगने से ये गांव गांव नहीं रहेगा, शहर बन जाएगा। घर घर में बिजली के लैंप लगेंगे, सर पर पंखे फर फर करेंगे। हाँ, कितने ही मेम साहब जहाँ आया करेंगे। नायक जी, क्या यही सब लोग नाचेंगे?
अच्छा तो ठाकुर साहब अब आज्ञा दीजिए। माफ करना ठाकुर साहब, आज आपको बहुत कष्ट दी। अरे भाई, बिना कष्ट के कहीं कृष्ण मिलते हैं? शहर से इतनी दूर देहात तक आए हैं। अच्छा ठाकुर साहब, अब आज्ञा दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। नायब जी। जी सरकार। शंभू महतो की तरफ हमारे कितने रुपए चाहिए? अरे खाता देखना पड़ेगा। देख लीजिए और उसे कल यहां बुलवाइए। बहुत अच्छा हुजूर। हरनाम सिंह गुस्से में कि भाई शंभू से जमीन जरूर बेचेगा आश्वस्त है और उसे गुस्से में बुलाता है अपने मुंशी को कहकर, और शंभू से जमीन बेच देगा इसी उधेड़बुन में है वो, लेकिन आश्वस्त भी है साथ साथ। लेकिन जब शंभू आता है, हरनाम सिंह की वो बात नहीं मानता। वो कहता है कि हुजूर, जमीन तो है हम किसानों की मां, हम मां को कैसे बेच सकते हैं, और हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे? केवल एक छोटा सा टुकड़ा ही तो है हमारी पूंजी, इसके बिना हम क्या करेंगे? माई बाप दया करिए, हमसे हमारी जमीन ना छीनिए। लेकिन हरनाम सिंह उसकी एक नहीं सुनता और उसे कहता है कि वो उसका सारा कर्जा चुका दे। हालांकि पहले उसको बहुत लालच देता है कि अगर तू जमीन मुझे दे देगा तो तेरा कर्जा भी माफ कर दूंगा और तुझे और भी खाने पीने के लिए पैसा दूंगा। लेकिन शंभू अपनी जमीन को लेकर बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि अंदर ही अंदर द्रवित है कि उसकी जमीन उससे ना छीनी जाए। लिहाजा वो बिल्कुल नहीं मानता, कहता है हुजूर मैं जमीन नहीं दूंगा। तो गुस्से में हरनाम सिंह उसे कहता है कि उसके सारे पैसे, उसका सारा कर्ज तुरंत चुका। दुखी हारा हुआ शंभू सोचता हुआ घर वापस जाता है, और लेकिन मन में ठान लेता है कि सारा कर्जा चुका देगा। लेकिन कितना कर्जा है, घर जाके ही तो जोड़ेगा, हिसाब लगाएगा पाई पाई का कि आज तक उसने हरनाम सिंह से कितना लिया, उसकी पुश्तों ने कितना लिया। ये सब कुछ उसको रटा हुआ है, लेकिन हिसाब किताब के लिए तो उसको अपने कन्हैया की मदद लेनी पड़ेगी, जो उसका बेटा है, जो कि पढ़ा लिखा है, स्कूल जाता है, हिसाब किताब जानता है। और अपने बाप और बेटे के साथ वो जाकर इस बात पर चर्चा करता है। जा बचवा, जरा अपनी स्लेट और पेंसिल तो ले आ। जा। आओ बापू, तुमसे एक जरूरी सलाह करनी है। क्या है? क्या है बाबा? जमींदार से लिया हुआ सारा कर्जा कल ही चुका देना पड़ेगा बापू। कल ही? हाँ, नहीं तो अपनी जमीन नीलाम हो जाएगी। नीलाम? ये तो जुल्म है। इतनी सी जमीन का ही तो आसरा है, ये भी हाथ से निकल गई तो भूखों मरना पड़ेगा। आखिर तूने क्या सोचा है? कुछ सोचा ही नहीं जाता बापू, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। ले आया हूँ बापू। आ गया बेटा? हाँ। तू तो सब हिसाब सीखा है ना? हाँ। जरा सब जोड़ के बता तो। लिख, बीज के लिए धान 2 बरस का 20 रुपए, 20 रुपए। मामला 3 बरस का 12 रुपए, 2 छकड़े फूस 8-8 रुपए। जरा ठहर ठहर कर बोलो बापू, सब गड़बड़ हो जाती है। 8 और 8 हुए 16 और मिलाए 12 तो हुए 28। 28। हाँ। और नकद लिए थे 3 रुपए एक बार, 7 रुपए एक बार और 2 रुपए एक बार। तो इन पर सूद कितना होगा? बहुत होगा 5 रुपए। 5 रुपए लिख, 5 रुपए। सब मिलाकर कितने हुए? जरा ठीक से जोड़ना, गड़बड़ ना हो जाए। 7 और 4 और 6 सब मिला के 65 हुए। 65 रुपए एक साथ इतने कहां से मिलेंगे? सब बेच दूंगा, घर में जो कुछ होगा सब बेच दूंगा, जमीन तो बचानी ही पड़ेगी। सब बेच दूंगा, घर में जो कुछ होगा सब बेच दूंगा, लेकिन जमीन तो बचानी ही पड़ेगी। ये प्रण कर कर पारो के कहने के बाद भी, मना करने के बाद भी, तमाम घर के बर्तन, छोटी मोटी सभी चीजें शंभू बेच देता है और किसी ना किसी तरह से मरता हुआ, अपना पेट काटता हुआ 65 रुपए इकट्ठे कर लेता है। लेकिन वहारी किस्मत और वहारे सरमायादार, जब वो रकम लेकर हरनाम सिंह के पास जाता है और कहता है कि हुजूर, आपका कर्जा तो मैं चुका रहा हूं, लेकिन आपकी दया का कर्जा कभी नहीं चुका पाऊंगा,
तब हरनाम सिंह कहता है मुंशी से कि मुंशी जरा देखिए तो कि इसके खिलाफ हमारे कितनी रकम बकाया है। तो मुंशी सारे कागजात निकाल कर कहता है हुजूर ये रकम है सारी मिलाकर 235 रुपए। शंभू हैरान, कह रहा है अरे मुंशी जी आपसे गलती हुई है। तो मुंशी कहता है भाई ये देखो अंगूठा तुम्हारा ही लगा है ना। तो शंभू कहता हाँ अंगूठा तो मेरा है, लेकिन 235 कैसे हो सकते हैं? यानी सारे कागजात जाली कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, और पुराना पुष्ट दर पुष्ट जो हिसाब होता है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने हमारे खेत में काम किया, उसके एवज में हमने उन्हें खाना खिलाया, वगैरह वगैरह करते करते 235 रुपए। शंभू की आंखों के आगे मानो अंधेरा छा जाता है। अब वो क्या करेगा? मामला अदालत में जाता है और अदालत ये फैसला सुनाती है कि 3 महीने के अंदर शंभू को यह रकम चुकानी होगी, वरना उसके खेत बेचकर यह रकम हासिल कर ली जाएगी। भाई रे गंगा और जमुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बनती पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए। भाई रे भाई रे दिल्ली पुलिस
ने महिलाओं को सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस कराने के लिए कई बेहतरीन कदम उठाए हैं, जैसे कि विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 या 78350755012, आपातकालीन सहायता के लिए हिम्मत प्लस ऐप, पुलिस थानों में 24/7 महिला हेल्प डेस्क, अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस तक आसानी से पहुंचने के लिए पिंक बूथ। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम सशक्ति के अंतर्गत स्कूल कॉलेज की लड़कियों, कामकाजी महिलाओं और गृहिणियों को सशक्त और सुरक्षित करने के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देती है। आइए आत्मरक्षा तकनीक सीखें। 2 जनवरी से 14 जनवरी 2023 तक दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित सशक्ति सेल्फ डिफेंस विंटर कैंप में भाग लीजिए। पंजीकरण के लिए dillipolice.gov.in पर 27 दिसंबर 2022 तक लॉगिन करें या अपने निकटतम ट्रेनिंग वेन्यू या कंसर्न पुलिस स्टेशन पर प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए 011-20865499 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस सदैव आपके लिए। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test, scheduled on 18th, 24th and 25th December. पापा ये सब? माँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test, scheduled on 18th, 24th and 25th December. लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ समझ गई, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test, scheduled on 18th, 24th and 25th December. दिल्ली जल बोर्ड लाया है दिल्ली वासियों के लिए सुनहरा अवसर। लेट पेमेंट सरचार्ज हो गया है 100% माफ। मीटर लगा हो या नहीं, मीटर ठीक हो या खराब, हर तरह के उपभोक्ता को मिलेगा योजना का लाभ। याद रहे, बिलों को जमा कराने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2022। अब और देर ना करें, योजना का लाभ उठाएं और आज ही पानी के बिलों का भुगतान करें। अधिक जानकारी के लिए djb.gov.in पर जाएं। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test, scheduled on 18th, 24th and 25th December. अरे भाई, नए घर में शिफ्ट होते ही इतने काम बढ़ गए हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? हाँ यार, वोटर आई कार्ड, बैंक अकाउंट, ऑफिस, बच्चे के स्कूल, सारी जगह पता अपडेट कराना है। इतना कुछ करना है और टाइम है नहीं। अरे इतने सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने के लिए अपडेटेड आधार क्यों नहीं दे देता? आधार तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और सभी जगह चलता है। अरे यार, मेरा आधार काफी पुराना है और मैंने कभी आधार अपडेट नहीं कराया। कोई बात नहीं, अब आधार में डेमोग्राफिक अपडेट जैसे कि एड्रेस वगैरह घर बैठे ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। अरे भाई, आधार तो हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए, ये बड़े ही काम आता है। अरे वाह, क्या पते की बात बताई है तूने। मैं आज ही ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ये हुई ना बात। जी हाँ, आधार ऑनलाइन अपडेट करने के लिए माई आधार पोर्टल या मोबाइल से M आधार ऐप पर जाएं, प्रमाणित दस्तावेज अपलोड करें और आज ही अपना आधार अपडेट करें। अपडेटेड आधार, सशक्त आधार, बनाए जीवन आसान। UIDAI द्वारा जनहित में जारी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात
प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। अरे भाई, नए घर में शिफ्ट होते ही इतने काम बढ़ गए हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? हाँ यार, वोटर आई कार्ड, बैंक अकाउंट, ऑफिस, बच्चे के स्कूल, सारी जगह पता अपडेट कराना है। इतना कुछ करना है और टाइम है नहीं। अरे इतने सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने के लिए अपडेटेड आधार क्यों नहीं दे देता? आधार तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और सभी जगह चलता है। अरे यार, मेरा आधार काफी पुराना है और मैंने कभी आधार अपडेट नहीं कराया। कोई बात नहीं, आप आधार में डेमोग्राफिक अपडेट जैसे कि एड्रेस वगैरह घर बैठे ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। अरे भाई, आधार तो हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए, ये बड़े ही काम आता है। अरे वाह, क्या पते की बात बताई है तूने। मैं आज ही ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ये हुई ना बात। जी हाँ, आधार ऑनलाइन अपडेट करने के लिए माई आधार पोर्टल या मोबाइल से एम आधार ऐप पर जाएं, प्रमाणित दस्तावेज अपलोड करें और आज ही अपना आधार अपडेट करें। अपडेटेड आधार, सशक्त आधार, बनाए जीवन आसान। UIDAI द्वारा जनहित में जारी। बारह बज के 37 मिनट और 20 सेकंड AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। वो जो एक फिल्म की थी के तहत आज हम सुन रहे हैं कहानी, किस्से, बातें फिल्म से जुड़ी हुई 2 बीघा जमीन की। तो लिहाजा अब कोर्ट का फैसला आ गया है कि शंभू ने 3 महीने के अंदर अंदर 235 रुपए की रकम ठाकुर हरनाम सिंह को चुकानी है, नहीं तो उसकी 2 बीघा जमीन जब्त कर ली जाएगी। मरता क्या ना करता। शंभू को उसके जानने वाले सलाह देते हैं कि भाई तुम एक काम क्यों नहीं करते कि तुम कोलकाता चले जाओ, यानी उस समय का कलकत्ता, वहां जाकर नौकरी कर लो, वहां तो खूब पैसा है और अपना कर्जा चुका दो। बेमन से शंभू अपने पिता से पूछता है कि क्या करूं, तो पिता कहता है जो ठीक समझो वो करो। पारो को अकेला छोड़ अपने बूढ़े पिता के पास कि भाई ध्यान रखना अपना भी और बापू का भी और आने वाली संतान का भी। क्या करे, चल पड़ता है कलकत्ता की ओर ताकि वहां जाए, मजदूरी करे, नौकरी करे और पैसा जुटाकर ठाकुर हरराम सिंह का कर्जा चुका दे। लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद यह पाता है कि पीछे पीछे उसका बेटा कन्हैया भी उसके साथ गाड़ी में आ गया है। नाराज होता है, लेकिन कन्हैया हाथ जोड़ के कहता है बापू गुस्सा मत होना, मैंने संदेशा भिजवा दिया है, मां चिंता नहीं करेगी। पड़ोसी का मेरा दोस्त जो है वो जाके बोल देगा। मैंने कभी शहर नहीं देखा बापू, मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलना चाहता हूं ना, ले चलो मुझे अपने साथ। शंभू अपने बेटे के साथ कोलकाता चला आता है और वहां के रंग ढंग देखकर दोनों बाप बेटे हैरान परेशान हो जाते हैं। कैसा शहर है, कोई मदद नहीं करता, कोई बात नहीं करता। और इतने में एक जगह पर शंभू कन्हैया को बिठाकर उसके लिए कुछ खाने के लिए जुगाड़ करने जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये कह जाता है यहां से हिलना नहीं। और वहीं पर कन्हैया की मुलाकात होती है लालू उस्ताद से। लालू उस्ताद जो किरदार निभाया जगदीप ने, यादगार किरदार। वाह रे कलकत्ता शहर, काम तो क्या पूछने पर कोई बात का जवाब तक नहीं देता। कल ही घर लौट जाएंगे। हाँ बापू, गांव बहुत अच्छा है, वहाँ दादू है, माँ है और... तू चुप रह बे, तेरे कारण तो और भी मुसीबत हो गई। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। क्या बात है, भूख लगी, कुछ खाएगा? अच्छा तो यहाँ बैठ, मैं कहीं से ढूंढ ढांड के कुछ खाने को जुटाता हूँ। मेरे आने तक यहीं रहना, हिलना नहीं यहाँ से। क्यों बे, ये घूर घूर कर क्यों देख रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? फिर क्या किसी की जेब काटने का इरादा है? जेब क्यों काटूंगा? जेब काटना तो बहुत बुरी बात है। अरे वाह रे युधिष्ठिर, वाह। मेरा नाम युधिष्ठिर नहीं, कन्हैया है। कन्हैया? वो मुरली वाला कन्हैया। अबे
तू रहता कहाँ है? गांव में भाई। मैं और मेरे बापू आज ही यहाँ पहुँचे। तुम्हारा नाम क्या है? लालू। लालू उस्ताद। हाँ तो लालू। लालू नहीं, लालू उस्ताद। हाँ हाँ लालू उस्ताद। तुम रहते कहाँ हो? मैं ग्रांट होटल। ग्रांट होटल? वो कहाँ है? अबे वो देख, वो सामने कितना बड़ा मकान है, वो देख। इतना बड़ा मकान? तुम्हें उसमें डर नहीं लगता? तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है? यही 8-10 भिखारी, 2-4 कुली और एक खुजली का मारा कुत्ता, और कभी कभार 2-4 गाय भैंस भी आ ठहरती है। समझा नहीं ना? अरे ग्रैंड होटल के सामने फुटपाथ पर। अगर तेरे पास रहने का ठिकाना ना हो तो तू भी आ जाना। तो तू भी आ जाना मेरे पास रात को सोने के लिए, कह के लालू उस्ताद उसको वहां से भेज देता है। और इसी बीच बाप बेटा रात को फुटपाथ पर सोते हैं। उनका सामान चोरी हो जाता है। किसी तरीके से वो गिरते पड़ते लोगों के हाथ पैर जोड़ते एक बस्ती में पहुंचते हैं। वहां एक खोली किराए पर लेते हैं और वहां रहना शुरू करते हैं। और शंभू बन जाता है रिक्शा चालक और बेटा कन्हैया लालू उस्ताद के संपर्क में आने के बाद बूट पॉलिश का काम शुरू कर देता है। 3 महीने बीत जाते हैं। कर्जा चुकाने का दिन करीब दर करीब आने लगता है और उसके लिए शंभू की धड़कन बहुत तेज हो जाती है कि किस तरह से पैसा जुटेगा। और ज्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत गर्मजोशी के साथ तेजी से रिक्शा खींचना शुरू करता है, मेहनत करना शुरू करता है, पेट काटना शुरू करता है, खाना छोड़ देता है। और इसी बीच एक दिन जब रिक्शा चला रहा होता है तो सवारी कहती है और तेज उस रिक्शा से आगे निकल, 5 रुपए दूंगा, 6 रुपए दूंगा। तो इस आशा में कि और ज्यादा पैसे मिलेंगे, शंभू और जोर से रिक्शा चलाने लगता है। अचानक रिक्शा से पहिया निकल जाता है और शंभू की दुर्घटना हो जाती है। घायल हालत में पिता को देखकर कन्हैया बहुत रोता है, लेकिन क्या करे। शंभू की हालत दिन ब दिन बहुत खराब होती जाती है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि इसको ताकत के लिए इंजेक्शन चाहिए, दवाई चाहिए, अच्छा खान पान चाहिए, खासतौर से फल खाने हैं। अब वो क्या करे, लिहाजा वो एक पॉकेट मार के संपर्क में आने के बाद चोरी की राह पर निकल पड़ता है। और जब वो चोरी करता है और शंभू को यह पता चलता है तो शंभू उसे बहुत बुरा कहता है। वो कहता है हम भले ही गरीब सही, लेकिन हम चोरी का एक दाना भी नहीं खाएंगे। देखो बापू, मैं रुपए भी लाया हूँ। अब हम लोग जमींदार का सारा कर्जा चुका देंगे। इतने रुपए? ये सब कहाँ से मिले? कहीं से भी आए बापू, तुम ये खा लो ना बापू। नहीं, जब तक तू नहीं बताएगा मैं नहीं खाऊंगा। ये सब किसने दिए? मेरे एक दोस्त ने बापू। दोस्त कौन दोस्त? क्या करता हूँ? वो बापू बोल बापू, वो पॉकेट मार है बापू। पॉकेट मार? चोरी का माल लाया तू मेरे सामने? चोरी का माल? किसान का बेटा हो कि तूने चोरी की? चोरी बेईमान, चोरी, किसान का बेटा। बच्चुआ, तेरी माँ सुनेगी तो शर्म के मारे जान दे देगी। मर जाए। लो बापू, मुझे मारो, खूब जी भर के मारो, मगर तुम ये खा लो बापू। ना खाने से तुम मर जाओगे। ऐसे जीने से तो मर ही जाना अच्छा। तूने चोरी की बचवा, चोरी। उठा ये सब चीज, फेंक दे बाहर सड़क पर। रुपया भी दे वापस अभी इसी वक्त। अजब तोरी दुनिया, अजब तोरी दुनिया, ओ मोरे राम। अजब तोरी दुनिया, ओ मोरे राम।
कदम कदम देखी भूल भुलैया, कदम कदम देखी भूल भुलैया, गजब तोरी दुनिया। ओ मोरे राम गजब तोरी दुनिया, ओ मोरे राम गजब तोरी दुनिया, ओ मोरे राम। कोई कहे जग झूठा सपना पानी की बुलबुलिया हो, पानी की बुलबुलिया। हर किताब में अलग अलग है इस दुनिया की हुलिया हो, इस दुनिया की हुलिया। सच मानो या इसको झूठी मानो, सच मानो या इसको झूठी मानो, बेढब तोरी दुनिया। ओ मोरे राम गजब तोरी दुनिया, ओ मोरे राम गजब तोरी दुनिया, ओ मोरे राम। हे पर्वत काटे सागर पाटे, महल बनाए हमने हो, महल बनाए हमने। पत्थर पे बगिया लहराई, फूल खिलाए हमने हो, फूल खिलाए हमने। हो के हमारी हुई न हमारी, हो के हमारी हुई न हमारी, अलग तोरी दुनिया। ओ मोरे राम गजब तोरी दुनिया, ओ मोरे राम गजब तोरी दुनिया, ओ मोरे राम। हो दया धर्म सब कुछ बिकता है, लोग लगावे बोली हो, लोग लगाए बोली। मुश्किल है हम जैसों की, खाली है जिनकी झोली, खाली है जिनकी झोली। जब तेरे बंदों की जान बिके ना, जब तेरे बंदों की जान बिके ना है, तब तोरी दुनिया। ओ मोरे राम गजब तोरी दुनिया, ओ मोरे राम गजब तोरी दुनिया, ओ मोरे राम। अजब तोरी दुनिया, ओ मोरे राम अजब तोरी दुनिया, ओ मोरे राम अजब तोरी दुनिया, ओ मोरे राम अजब तोरी दुनिया, अजब तोरी दुनिया। इधर पारो को भी बहुत चिंता होती है शंभू की और कन्हैया की, और सोचती रहती है। और हालांकि बहू रानी यानी जो किरदार निभाया मीना कुमारी ने, उनसे वो चिट्ठी भी लिखवा कर भेजती है, लेकिन उसके बाद भी जब कोई संदेशा नहीं आता तो वो चिंता होती है और वो उनको ढूंढने के लिए शहर आ जाती है, कलकत्ता। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य कि वहां पर पारो का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है और वो घायल हो जाती है। अस्पताल में पड़ी पारो का इलाज कराने के लिए शंभू और कन्हैया अब तक का जितना पैसा जमा किया होता है सब उसके इलाज में लगा देते हैं और अपनी सारी पूंजी गंवाकर वापस गांव आते हैं तो पता चलता है कि जमीन तो बिक चुकी है और उस जगह पर मिल बनाने का काम चल रहा है। बाप गंगू बदहवास सा, पागल सा हो गया है और यहां वहां मारा मारा फिरता है और बड़बड़ाता है अपनी जमीन को लेकर, आने वाले समय को लेकर, उस मिल को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। और आखिर में शंभू, पारो और कन्हैया अपनी ही जमीन से एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहां बैठे गार्ड्स उसको समझते हैं चोर और उससे वो भी छीन लेते हैं और पूछते हैं क्या कर रहा है यहां पर। बस फिल्म खत्म हो जाती है और शंभू और उसका परिवार वहां से चला जाता है। महतो ने कर्ज की रकम अदा नहीं की, बल्कि वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ से फरार हो गया। उसका बूढ़ा बाप गंगू महतो जो यहाँ है पागल हो गया है, लिहाजा मजबूर होकर उसकी जायदाद तो जमीन नीलाम करनी पड़ रही है। नीलाम करोगे? करो, जरूर करो। हमें घर से बाहर कर दिया तो इससे क्या हुआ? ये घर बहुत छोटा था, अब हमें बहुत बड़ा घर मिल गया है। सारी पृथ्वी ही हमारा घर हो गई। वो
पर नीला आसमान हमारी छत का काम देगा। माँ, वो देखो, जहाँ से धुआं उठ रहा है ना, ठीक वहीं पर अपना मकान था और वहाँ मेरी रसोई थी। चलो माँ, चलो बापू, अब चले। चलो। ए, क्या उठाता है? दिखा क्या उठाया है? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। चोर कहीं का। कुछ नहीं, क्या दिखा क्या चुराया है? दिखा। भाग यहाँ से, भाग। दोस्तों, ये थी कहानी 2 बीघा जमीन की। अब तक आप समझ गए होंगे कि बलराज साहनी और निरूपा रॉय के मुख्य भूमिका वाली इस कहानी में एक ऐसे किसान की मजबूरियां दिखाई गई हैं जो अपनी 2 बीघा जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है। फिल्म शहरों की तरफ पलायन के विषय को भी उभार कर लाई। इटली की बाइसिकल थीव से प्रेरित बिमल रॉय को यकीन नहीं था कि लंदन से लौटे बलराज साहनी वास्तव में किसान शंभू की भूमिका के साथ न्याय भी कर पाएंगे। लेकिन जब उन्हें शंभू की भूमिका मिली तो बलराज साहनी ने अपने किरदार को उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 बीघा जमीन में बलराज साहनी की भूमिका एक रिक्शा चालक की थी, लिहाजा बलराज साहनी, जो कि पढ़े लिखे शहरी थे और जानते थे कि रिक्शा चालक होता है बेपड़ा देहाती, वो सोचने लगे कि उनकी भूमिका कहीं दर्शकों को बनावटी न लगे। लिहाजा बलराज साहनी ने इस फिल्म में अभिनय की तैयारी के लिए एक अनूठा तरीका निकाला और उन्होंने उसी की परीक्षा करने का भी एक अनोखा ढंग निकाला। उन्होंने रिक्शा चालक के कपड़े पहने और इधर उधर घूमते हुए एक पान वाले की दुकान पर पहुंचे। थोड़ी देर तक एक और चुपचाप खड़े रहने के बाद उन्होंने पनवाड़ी से देहाती भावभंगिमा में कहा कि भैया, मुझे एक सिगरेट का पैकेट देना। पनवाड़ी ने निगाह उठाकर देखा कि सामने एक आदमी खड़ा है जिसके सिर पर एक अंगोछा लिपटा है और बदन पर देहाती आदमी के कपड़े। उसने उसे दुत्कारते हुए कहा, जा जा, बड़ा आया सिगरेट लेने वाला। अब बलराज साहनी साहब को उसके व्यवहार से इतनी खुशी हुई और उन्हें भरोसा हो गया कि वो बड़ी खूबी से रिक्शा चालक की भूमिका अदा कर सकेंगे। और अपने किरदार के साथ न्याय करने के लिए बलराज साहनी साहब कई दिन तक भूखे रहे। अगर आप ये फिल्म देखेंगे या आपने देखी है तो आप पाएंगे किस कदर बलराज साहनी ने अपना वजन कम किया हुआ है। बिल्कुल सूख के, जिसे कहते हैं, पेट और पीठ एक हुए पड़े हैं। और कोलकाता की सड़कों पर खुद रिक्शा चलाया उन्होंने और रिक्शा चालकों के साथ बातचीत की, उनके साथ रहे और ये जाना कि इस किरदार को जो निभाने जा रहे हैं वो किस हद तक सही है। और उनके बेटे परीक्षित साहनी बताते हैं कि उनकी माँ और बुआ को बलराज साहनी साहब रिक्शे पर बैठाकर नंगे पैर घंटों रिक्शा खींचा करते थे ताकि वो फिल्म में अपनी भूमिका को सही तरह से निभा सकें। वो फिल्म बड़ी सफल हुई और उसका श्रेय मिला रिक्शा चालक की भूमिका निभाने के लिए बलराज साहनी साहब को। दोस्तों, देश की आजादी के बाद कई दशकों तक हिंदी सिनेमा में गरीबी, किसानों की हालत और शोषण के इर्द गिर्द कई फिल्मों का निर्माण हुआ। कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती है और यही वजह है कि कृषि प्रधान देश में किसानों की बदहाली और गरीबी के विषय पर कई यादगार फिल्में बनाई गईं। और इन्हीं बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म बिमल रॉय की ये 2 बीघा जमीन है। 1953 में आई इस फिल्म को सिनेमा के चाहने वाले आज भी बेहद पसंद करते हैं। हिंदी सिनेमा जगत में निर्देशक बिमल रॉय का नाम महान निर्देशकों में से लिया जाता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 12 जुलाई 1909 में जन्मे बिमल रॉय की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मधुबाला को उनकी फिल्म में काम न करने पाने का अफसोस है। और उसके बाद उनकी एक के बाद एक जो फिल्में आती गईं, वो अपना एक माइलस्टोन खुद ही निभाती गईं। हालांकि संगीतकार सलील चौधरी को बिमल रॉय ने 2 बीघा जमीन के लिए हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक दिया। उन्होंने कहानी भी लिखी थी इस फिल्म की
और बिमल रॉय को बलराज साहनी से मिलाने वाले भी सलील चौधरी थे। यही वो फिल्म थी मानो जिस फिल्म ने बिमल रॉय को अमर कर दिया। और ये कहा जाए कि बिमल रॉय की शानदार फिल्मों में 2 बीघा जमीन, परिणीता, बिराज बहू, मधुमती, सुजाता, देवदास और बंदनी है। 1958 में उनकी फिल्म मधुमती को 9 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। उनके नाम पर यह रिकॉर्ड 37 साल तक कायम रहा। और कैंसर से पीड़ित बिमल रॉय साल 1965 में 55 साल की उम्र में चल बसे और दे गए अपने पीछे एक सरमाया शानदार फिल्मों का। उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का ये कार्यक्रम, वो जो एक फिल्म थी के तहत ये फिल्म अच्छी लगी होगी। आप अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से 9868868753 9868868753 या ईमेल आईडी नोट करना चाहें तो वो है fmgold@gmail.com। आपसे लेता हूं विदा, लेकिन जल्द ही आपसे मुलाकात होगी 1:10 पर दिल ढूंढता है के तहत में। सुनते रहिए FM गोल्ड यानी खरा सोना।